वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और शॉर्ट वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ यहाँ पे। और इस शॉर्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT या और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है लाइफ साइंस के, बायोलॉजी के, उनमें एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में भी उसका रेगुलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आसानी से समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो हम इस वीडियो में आपको एकदम इजी तरीके से जो रेगुलेशन है इन रेप्लिकेशन का उसको बताने वाले हैं। टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। आपको पता है जब आप रेप्लिकेशन की बात करते हो तो वहाँ पे आप जनरली इनिशिएशन या इलोंगेशन या टर्मिनेशन की बात नहीं करते हो, लेकिन वो होता है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे आप इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन जरूर पढ़ते हो, लेकिन अगर रेप्लिकेशन होता है तो आप वहाँ ना भी पढ़ो अगर इन हेडिंग्स में, तब भी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जब NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन करके ही रेप्लिकेशन दिया हुआ है। लेकिन NCERT में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये रेगुलेशन वगैरह है भी नहीं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपको कि जो आपका रेगुलेशन है रेप्लिकेशन का वो कैसे होता है, और किसमें भी प्रोकैरियोट में, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, CSIR का बहुत बार पूछा है। और आपको इससे जरूर फायदा होने वाला है। आपका जो कंसेप्ट रहा होगा, जो भी वीकनेस रही होगी आपके कंसेप्ट में, वो दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आप अच्छा लगे। आपको हम वीडियो टाइम टू टाइम देते रहेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत बड़ा तो नहीं बता पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होंगे और बहुत इजी तरीके से, जितना इजी हो पाएगा हम आपको बता दिया करेंगे। तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी जो लर्निंग है वो स्मूथलेस, एफर्टलेस हो जाएगी। ठीक है। जब आप जो है रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो उसमें इनिशिएशन होता है। जब इनिशिएशन होता है तो आप वहाँ पे पढ़ते हो कुछ इनिशिएटर प्रोटीन होती हैं और कुछ उनसे बाइंड कर जाती हैं। कुछ इनिशिएटर प्रोटीन होती हैं, जैसे प्रोकैरियोट में एक इनिशिएटर प्रोटीन होती है जिसको आप DNA प्रोटीन करते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपकी DNA प्रोटीन। ये इनिशिएटर प्रोटीन होती है, DNA प्रोटीन होती है जो कि ATP डिपेंडेंट होती है, अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा है ATP का कंसंट्रेशन। जो आपका रेप्लिकेशन वो एक्टिव प्रोसेस है बोला जाता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि वहाँ पे ATP का यूज होता है, तो ATP होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक-A प्रोटीन है, ये सीक्वेंस A प्रोटीन होती है जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा लेवल ऑफ मेथाइलेशन ऑफ DNA होना चाहिए। उसके अलावा डैम मेथिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो भी होना चाहिए। ये इनिशिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका DNA है वो मेथाइलेटेड हो, जो आपका एडेनिन हो वो मेथाइलेटेड हो, और जो ATP है वो हाई हो। ठीक है। हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है, ATP लेवल लो हो, ATP हाई हो। तो यहाँ पे नो रेप्लिकेशन, यहाँ पे नो रेप्लिकेशन। ठीक है। लेकिन अगर ATP हाई है, ATP लो है, तो रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा, रेप्लिकेशन अकर्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि DNA प्रोटीन कैसे काम करती है। देखो होता क्या है, आपको पता है जब आप प्रोकैरियोट पढ़ते हो रेप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोट के एग्जांपल में आप क्या रखते हो, एस्केरिचिया कोलाई को। ठीक है। जब एस्केरिचिया कोलाई का रेप्लिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है, एक रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, एक होता है ऐसी पोजीशन होती है जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, तो आप उसको आप बोलते हो ORIC, ओरिसी। ठीक है। ये ओरिसी जो होता है ये आप बोलते हो कि AT रिच होता है, AT रिच होता है। अभी समझो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है DNA प्रोटीन होती है। ठीक है। ये जो ओरिसी है, ये DNA प्रोटीन क्या है, ये क्या करती है, ATP के साथ बाइंड कर जाती है, तो ये बना लेती है DNA+ ATP।
ये डीएनए एटीपी क्या करती है, जो ये ओडीसी होते हैं इसमें कुछ सीक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ सीक्वेंसेज होते हैं। एक होता है 9 मर सीक्वेंस और 9 मर के 3 रिपीट होते हैं, और एक होता है 13 मर सीक्वेंस, ठीक है, 13 मर के भी 3 सीक्वेंस होते हैं। ये 9 मर का सीक्वेंस, ये डीएनए एटीपी क्या करता है, आके बाइंड कर जाता है 9 मर के सीक्वेंस के साथ, जो ओरिसी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो यहाँ से होगा 80 रिच होता है डीएनए रिपीट। तो ये कंसेंसस सीक्वेंसेज होते हैं, ये 9 मर की रिपीट होती है, 13 मर की रिपीट होती है। जो डीएनए एटीपी वो आके बाइंड कर जाता है 9 मर के रिपीट के साथ, जो कि 4 रिपीट में। ये जैसे ही बाइंड करेगा, ये 9 मर इनिशिएट करता है, ये इनिशिएट करेगा इसको 13 मर को। 13 मर क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है, डीएनए हेलिक्स की क्या कर देगी, अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देगी। तो आपको पता चल गया डीएनए ए प्रोटीन का क्या है, ये इनिशिएटर प्रोटीन है, ठीक है। तो अब क्या करो, ये क्या कराती है, इनिशिएशन, काम पता चल गया आपको, ऐसे पढ़ लोगे भूलोगे ही नहीं कभी। देख लो ये हो गया, कहाँ से एटीपी कंसंट्रेशन, एटीपी क्या होना चाहिए, एटीपी हमेशा हाई होना चाहिए, सेके प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ मेथाइलेशन होना चाहिए, मतलब CH3 ग्रुप होना चाहिए, जो है एडेनिन के ऊपर मेथाइलेशन हो जाना चाहिए CH3, ठीक है। और डेम मेथिल ट्रांसफरेज जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए पे हो, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए पे हो, इतनी चीजें होंगी तो क्या होगा, ये रेगुलेट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट होगा और बंद हो जाएगा। रेगुलेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को स्टार्ट भी हो और वो एंड भी हो जाए उसको आप रेगुलेशन बोलते हो, ठीक है। तो हम अब आओ जो हमने बताया है इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो है बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी, जरा सी भी। आप कहोगे कि इससे आसान भी हो सकता था क्या, ये इससे आसान नहीं हो सकता था, ठीक है। हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो है उनके कंसेप्ट बता दिया करेंगे, ठीक है। मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, ठीक है, ये डबल हेलिक्स है। आपको पता है कि जो डीएनए होता है आपका, वो उसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो एक ही डीएनए में मतलब लीडिंग स्ट्रैंड भी हो जाता है और लैगिंग स्ट्रैंड भी हो जाता है। मान लीजिए ये 5 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, ठीक है, ये 3 था और ये 5 था, ठीक है। आपकी सिंथेसिस कब कहाँ से कहाँ होती है, 5 to 3 होगी। मतलब मान लो यहाँ पे ये फॉर्क बन गया, ये रेप्लिकेशन फॉर्क का रेप्लिकेशन यहाँ पे फॉर्क बना, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फोर्क बना, आपको पता है कि अब जब ये चलेगा तो इधर की साइड चलेगा, रेप्लिकेशन होगा 5:3, ठीक है। इधर जो चलेगा वो इधर चलेगा, ठीक है, 5:3। अब यहाँ पे एक प्राइमर था, यहाँ पे कोई प्राइमर लग जाएगा, वो तो आपको रेप्लिकेशन में पढ़ा है आपने, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे जब होना होगा तो इधर से होगा, इधर छोटे छोटे सेगमेंट जुड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया 5:3, ये ऐसे 5:3 होगा, यहाँ पे ओ का जाके फ्रेगमेंट आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब अगर इसका रेप्लिकेशन होना पहले, ठीक है, ये रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन हम वो बताने वाले हैं कि इसका रेप्लिकेशन होना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए मेथाइलेशन, ठीक है, CH3 ग्रुप होना चाहिए, इस डीएनए का मेथाइलेशन होगा पहले, ठीक है। जब इसका मेथाइलेशन होगा और कहाँ होगा, कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ओरिसी होगा, प्रोकैरियोट का है, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या है, ये है फुल्ली
मेथाइलेटेड डीएनए। ठीक है, फुल्ली मेथाइलेटेड डीएनए। अब क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपके डीएनए, डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन आएगा, उसके साथ डीएनए ए प्रोटीन आएगा प्लस एटीपी आएगा। ठीक है, एटीपी बाइंड कर जाएगा और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीएनए और एटीपी बाइंड करेगा, बाइंड्स ऑन फुल्ली methylated DNA and start unwinding of DNA हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स क्या करेगा, अनवाइंडिंग कराने लगेगा। ठीक है, देखो कैसे कराएगा। ठीक है, ये ऐसे क्या करेगा, ये आपका हो गया जो ये है। मान लीजिए यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोटीन बहुत सारी लग जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन लग जाएंगी, यहाँ पे ये सब नहीं बताएंगे कौन कौन सी प्रोटीन लगेगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन लग गई। अब क्या होगा, अब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए वो कैसे होगा आपको पता, हम ऐसे आपको जनरल बताने वाले हैं। ठीक है, ये 5:3 है, मान लो ये 3:5 है। ठीक है, तो यहाँ इधर से मान लो हो रहा है, हम अलग अलग करके फॉर्म बना के नहीं दिखा रहे। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो इधर हो गया 5:3, यहाँ ऊपर जाके फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बन गया, ये 3:5 हो गया। एक ऊपर जाके फ्रेगमेंट होगा 3:5 3:5 3:5। माइंड नहीं करना कि हाँ ऐसे बता दिया ऐसे काम होता है। ठीक है, हम बस रेप्लिकेशन नहीं बताना चाह रहे, यहाँ हम रेगुलेशन बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ तो मेथाइलेशन था, यहाँ मेथाइलेशन था और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इसमें मेथाइलेशन नहीं है। जब मेथाइलेशन नहीं है तो क्या होगा, एक राउंड का रेप्लिकेशन हो गया। अब जैसे रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे दूसरी प्रोटीन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और आएगा, यहाँ पे आएगा। अब वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, तो ये हो गया, ये आपका जो है, ये रेड वाला जो है, ये है आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, और ये है ओल्ड डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए कैसा है, ये फुली मेथाइलेटेड था, यहाँ पे एक स्ट्रैंड मेथाइलेटेड है, एक अनमेथाइलेटेड है। तो इस ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो हेमी मेथाइलेटेड डीएनए। ठीक है, डू नॉट करेगा क्या, ये डू नॉट इनिशिएट फर्दर रेप्लिकेशन। ये जो फर्दर रेप्लिकेशन होगा उसको इनिशिएट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जो फुल्ली मेथाइलेटेड डीएनए होंगे उन्हीं को केवल ये वही रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन ये तो हेमीमेथाइलेटेड है, मतलब ये नहीं कर पाएगा। अब जब नहीं कर पाएगा तो आएगा क्या होगा, जो हेमीमेथाइलेटेड डीएनए है यहाँ पे आएगा एक प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो है सेक ए प्रोटीन। ठीक है, ये जो सेक ए प्रोटीन है ये बाइंड्स करता है, बाइंड्स टू हेमी मेथाइलेटेड डीएनए। ठीक है, ये जो है सेक ए प्रोटीन है, सीक्वेंस ए प्रोटीन है, ये हेमी मेथाइलेटेड डीएनए के साथ ही बाइंड होगा। ठीक है, अब जो सेक ए प्रोटीन है बाइंड हो गया, अब क्या होगा, जो सेक ए प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये सेक ए प्रोटीन काम ये लिखते जा रहे हैं। ठीक है, दिस सेक ए प्रोटीन inhibit initiation of replication कहाँ पे, in on hemi methylated
डीएनए, ठीक है। जो हेमीमेथाइलेटेड डीएनए होगा वहां पे जो रेप्लिकेशन होगा उसके इनिशिएशन को प्रिवेंट करेगा, तो सेक ए प्रोटीन क्या हो गई, इनहिबिटर की तरह काम करेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरी प्रोटीन आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगी, इसके बाद इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा डैम मेथिल ट्रांसफरेज, ठीक है। हम उसी के आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन आएगी एक, जिसका नाम होगा डैम मेथिल ट्रांसफरेज। ये जो डैम मेथिल ट्रांसफरेज है ये क्या करेगा, ऐड CH3 ग्रुप ऑन adenine of newly synthesized DNA। अब देखो इस पे मिथाइलेशन नहीं था, नेक्स्ट राउंड का रेप्लिकेशन होगा, इसको मिथाइलेटेड होना पड़ेगा। मिथाइलेशन के लिए कौन एंजाइम आ गया, डैम मेथिल ट्रांसफरेज। अब देखो ये क्या करेगा, ये तो था आपका, ठीक है, ठीक है, ये ओल्ड स्ट्रैंड था, ये दोनों, ये भी ओल्ड स्ट्रैंड था, ठीक है। ये था आपका न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। अब डैम मेथिल ट्रांसफरेज है, यहाँ तो पहले से था मिथाइलेशन, यहाँ पे पहले से था मिथाइलेशन, डैम मेथिल ट्रांसफरेज ने क्या करा, यहाँ पे भी मिथाइलेशन कर दिया, यहाँ पे भी मिथाइलेशन कर दिया, कहाँ पे किया, एडेनिन पे किया। अब मिथाइलेशन हो गया दोनों में, न्यूली स्ट्रैंड में, ओल्ड स्ट्रैंड में, तो क्या होगा, फर्दर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट राउंड एप्लीकेशन हो गया, उसके फिर ऐसे फिर आएगा सेक ए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन आएगा, बाइंड करेगा, इनिशिएशन कराएगा, इनिशिएशन के बाद फिर क्या होगा, हेमीमेथाइलेटेड डीएनए हो जाएगा। हेमीमेथाइलेटेड डीएनए में कौन आएगा, सेक ए प्रोटीन आएगा। सेक ए प्रोटीन क्या करेगा, इनहिबिटर की तरह काम करेगा, इनहिबिटर रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं होने देगा। फिर क्या आएगा, डैम मेथिल ट्रांसफरेज आएगा, ये मेथिल ग्रुप ऐड करेगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को क्या करेगा, एडेनिन पे मेथिल ग्रुप ऐड कर देगा और नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगा इसके बाद फिर से, ठीक है। तो ये हो गया, एकदम इजी तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया आपका। कैसे, आपको प्रोटीन का फंक्शन याद रखना है। डीएनए ए प्रोटीन क्या कर रही थी, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कर रही थी, किसके साथ, एटीपी के साथ। एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है रेप्लिकेशन की होगी। उसके बाद कौन सी प्रोटीन आई, सेक ए प्रोटीन। सेक ए प्रोटीन क्या है, इनहिबिटर का काम करती है, क्वेश्चन कहाँ से अभी बता देते हैं वो भी। फिर उसके बाद डैम मेथिल ट्रांसफरेज आया, वो क्या किया, उसने जो हेमीमेथाइलेटेड डीएनए था उसको फुल्ली मेथाइलेटेड कर दिया, एडेनिन के ऊपर मेथिल करके न्यू स्ट्रैंड में, ठीक है, और फर्दर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक बार पूछा गया है कि सीएसआईआर में पूछा गया, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है, सीएसआईआर में पूछा गया है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हेमीमेथाइलेटेड डीएनए से होगा या फुल्ली मेथाइलेटेड डीएनए से होगा, तो हमेशा फुल्ली मेथाइलेटेड डीएनए से होगा। एक क्वेश्चन ये होगा। ये पूछा गया कि एटीपी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, तो हमेशा एटीपी हाई होना चाहिए। सेक ए प्रोटीन का काम पूछा गया, आपको पता है कि ये क्या करता है, इनिशिएशन को इनहिबिट करता है, तो इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये पूछा गया कि एडेनिन जो मिथाइलेशन वो कहाँ होता है, तो वो एडेनिन के ऊपर होता है। वो एडेनिन के ऊपर जो होता है उसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है, देखो ये होता है 5GATC3, ये सीक्वेंस होता है, इसके एडेनिन पे मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है। ये कौन करता है, डैम मेथिल ट्रांसफरेज। तो फिर उसके बाद डैम मेथिल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये पूछा जाता है कि जब सेक ए प्रोटीन बाइंड कर जाता है, जब रेप्लिकेशन हो जाता है ग्राउंड का, तो मिथाइलेशन कहाँ रहता है, केवल और केवल ओल्ड स्ट्रैंड पे, जो न्यूली स्ट्रैंड है वहां पे नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक डीएनए मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे सीएसआईआर के एग्जाम में और भी एग्जाम्स में, आप करिएगा, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या किसी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही पढ़ेंगे डेली, जब भी मुझे टाइम मिलेगा।
और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।